अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 57 स्टार्ट करते हैं जी। टर्म टेस्ट की रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख लें, रिवीजन हो जाएगी ज़रा। कोई और क्वेश्चन अगर मुझे मजीद ऐड करना पड़ा तो फिर मैं वो कल करवा दूंगा, परसों टेस्ट होना है, ठीक है। पास पेपर 1, 4, 6, 9, 11, 12 IS 16 में और क्वेश्चन बैंक 4, 6, 7 IS 36 के सारे लेक्चर्स जिस तरतीब से हमने किए थे, जो क्वेश्चंस किए थे उनमें छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, वो उसी तरतीब से कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा उसी से, ठीक है। और एक बारबरी वाला सवाल है पास पेपर 4, वो भी कर लीजिएगा IS 36 का। IS 23 में पास पेपर 1, 4, 5, 7 कर लीजिएगा और IS 20 में 1, 2, 3 और 4 पास पेपर्स करने हैं। अच्छा, IS 23 के अंदर एक छोटी सी चीज़ और भी ऐड कर लीजिएगा और वो है मिस्टर इमाम वाला क्वेश्चन। याद है? बल्कि रहने दें, ठीक है, वो ATL में कवर हो रही है बात, ठीक है, बस इतना ही काफ़ी। ओके, आज का होमवर्क ये मैंने पहले ही लिख दिया है इत्तेफाक से एडवांस में, ठीक है। अब चलें ज़रा जल्दी से रिवीजन करते हैं। 4 एग्जाम्पल्स दी थी होमवर्क में, हो गई थी 4 एग्जाम्पल्स। कितने बच्चों ने की क्लास में जो की थी, होमवर्क में दी थी क्लास में? तो 2 लेक्चर नोट क्वेश्चन किए थे ना, बस। ये बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? जी, कितने बच्चों ने एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 की होमवर्क में जो दी थी? हाथ खड़ा करें दोबारा। इन बच्चों को कोई मसला आया? करवा दूं, जरा आज वाला काम कर लूं उसके बाद फिर, ठीक है। अच्छा जी, जो हमने किया था जरा उसको रिवाइज करते हैं। हमने बात की थी कि गवर्नमेंट 2 तरह के ग्रांट्स जो हैं वो हमें दे सकती है, या रिलेट करेंगी वो फिक्स्ड एसेट की एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन से, या वो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस से रिलेट करेंगी, ठीक है भाई। बातें नहीं होनी चाहिए प्लीज, ना हाइब्रिड में ना फिजिकल में। फीमेल स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हैं जी, क्लास में ही हैं। ओके, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ग्रांट्स में हमने ये कहा था कि स्टैंडर्ड कहता है दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप ग्रांट को सेपरेटली रिकॉर्ड करें या उसको एसेट की कॉस्ट में से नेट कर दें। अच्छा, स्टैंडर्ड ने ना इसको यूं नाम दिया हुआ है कि जो सेपरेटली ग्रांट रिकॉर्ड करते हैं उसको कहता है डायरेक्ट मेथड, और जो एसेट की कॉस्ट में से नेट कर देते हैं उसको कहता है इनडायरेक्ट मेथड। उसकी वजह पता है क्या? उसकी वजह यह है कि जब हम डेफर्ड ग्रांट को अलग से रिकॉर्ड करते हैं तो फिर हम अलग एक्सपेंस और अलग ग्रांट इनकम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। लेकिन जब हम गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से नेट कर देते हैं तो हम डायरेक्टली ग्रांट इनकम को रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, बल्कि इनडायरेक्टली कर रहे होते हैं इनकम को रिकॉर्ड, क्योंकि इनकम तो रिकॉर्ड ही नहीं करते। दरअसल हम क्या कर रहे होते हैं, जब एसेट की कॉस्ट में से नेट करते हैं तो एसेट कम हो जाता है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो जाता है। तो बेसिकली इनकम रिकॉर्ड करने की बजाय एक्सपेंस कम हुआ पड़ा होता है। हमने सवाल किया था ना, ठीक है, उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलग आ रहा था और ग्रांट इनकम अलग आ रही थी जब हमने अलग रखा था डेफर्ड ग्रांट को, ठीक है। लेकिन जब एसेट की कॉस्ट में नेट कर दिया था तो ग्रांट इनकम नाम की चीज ही नहीं आ रही थी और एक्सपेंस क्या हो गया था? कम हो गया था। तो ग्रांट इनकम डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, इनडायरेक्टली कर रहे थे। कैसे? एक्सपेंस को कम करके, एक तरह से, ठीक है ना। इसलिए स्टैंडर्ड ने इसको डायरेक्ट मेथड कहा हुआ है रिकॉर्ड ग्रांट सेपरेटली को, और इनडायरेक्ट मेथड किसको कहा हुआ है? लेकिन पर्चे के अंदर वो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का नाम इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि पर्चे के अंदर वो इस तरह की बात लिखेगा। जैसे आपका आज का सवाल है ना होमवर्क में, सबसे हैवी सवाल है मेरे हिसाब से, बहुत मजे का सवाल है। फॉलोइंग फंक्शन पर्टेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ बनी ईयर लिमिटेड। लैंड दिया गवर्नमेंट ने, फिर फैक्ट्री बिल्डिंग आई। अब इसमें देखो IS 20, IS 16, IS 23 मिक्सचर्स हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, पहले टर्म टेस्ट में देने लगा, मैं कहा छोड़ो यार ये क्लास में करते हैं, ठीक है ना। टर्म टेस्ट के अंदर कोई और होगा सवाल, जाहिर है, ठीक है। अच्छा, तो सुने, आपको अकाउंटिंग पॉलिसी बताया करेगा कैसे, जैसे बेल यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर मेजरमेंट ऑफ PPE, ये हर सवाल में बताया होता है उसने, जो PPE का सवाल आता है। ऐसे ही ये गवर्नमेंट ग्रांट का सवाल आया, ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रिकॉर्डेड एज डेफर्ड इनकम इन लायबिलिटी एंड अ पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसफर टू इनकम ईच ईयर। तो इस तरह से बताता है, ना कि वो इसको डायरेक्ट मेथड कहे, ठीक है ना। लेकिन बताना बहरहाल आपको जरूरी है कि अगर आपने रिकॉर्ड करनी है डेफर्ड ग्रांट सेपरेटली, ठीक है, तो फिर उसको स्टैंडर्ड ने नाम दिया हुआ है डायरेक्ट। क्या मतलब? डायरेक्टली
इनकम रिकॉर्ड हो रही होती है, प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे इनकम नजर आ रही होती है, ग्रांट इनकम नाम की एक इनकम नजर आ रही होती है। जबकि जब आप डिडक्ट कर देते हैं उसको कॉस्ट ऑफ एसेट में से, तो फिर वो डायरेक्टली तो इनकम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, फिर आप तो फिर छुपाकर ही इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप, एक्सपेंस को कम कर लिया आपने एक तरह से, एसेट कम किया, उस वजह से डेप्ट एक्सपेंस कम हो गया, इनकम फेस पे नजर नहीं आ रही लेकिन रिकॉर्ड तो हो रही है। कैसे रिकॉर्ड हो रही है? एक्सपेंस कम होने की वजह से, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या कहा स्टैंडर्ड ने? इनडायरेक्ट। ओके, अच्छा नहीं, ये ट्रीटमेंट क्या था, ये मैंने लिखा था आपके लिए, फिर मिटाया, फिर लिख लेते, मतलब अभी ऐसे करेंगे तो वो सामने आ जाएगा। क्या था जी? रिलेटेड टू फिक्स एसेट, अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं तो रिकॉर्ड करो ग्रांट सेपरेटली। उसमें हम कहते थे जी डेफर्ड ग्रांट, यानी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करो और उसको एमोर्टाइज करके, एमोर्टाइज करने का मतलब क्या होता है कि लाइबिलिटी का इनकम में जाना, एमोर्टाइज क्या होता है, ठीक है, उसको एमोर्टाइज करो ऑन द सेम बेसिस जैसे रिलेटेड एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात हमने देखी थी जी। रिकॉर्ड ग्रांट सेपरेटली में क्या करना है? रिकॉर्ड ग्रांट एज डेफर्ड इनकम, एज डेफर्ड इनकम मतलब लायबिलिटी, ठीक है, और एमोर्टाइज यानी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एज इनकम, एमोर्टाइज ऑन द सेम, एमोर्टाइज क्या चीज, वो ऊपर वाली लायबिलिटी की बात हो रही है ना, एमोर्टाइज द डेफर्ड ग्रांट ऑन द सेम बेसिस एज रिलेटेड एसेट इज डेप्रिशिएटेड, ठीक हो गया। और दूसरे ऑप्शन में क्या करते थे हम एसेट की कॉस्ट में से डेफर ये ग्रांट को नेट कर लेते थे और नेट रिड्यूस्ड एसेट को क्या करते थे? डेप्रिशिएट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है जी? डिडक्ट ग्रांट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, और करते थे और डेप्रिशिएट करते थे एसेट को, नेट ऑफ ग्रांट जो एसेट बचता था उसको ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है जी। यही किया था हमने, ये हमने एक क्वेश्चन 1 किया था पेज 459 पे, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी बात जबानी की थी, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस जो है वो दो तरह की गवर्नमेंट ग्रांट्स हो सकती हैं। एक मैंने जबानी बात की थी, वो जबानी चल रही है क्योंकि इतनी आसान बात है कि नॉर्मली ये आती नहीं है, लेकिन आ जाएगी तो आसान बात है ना। पता है आपको क्या? आपने कोई पास्ट कॉस्ट इनकर कर ली थी, गवर्नमेंट ने कहा यार आपने जो काम किया ना बड़ा पसंद आया, तो चले इसी के लिए हम आपको जो है थोड़ी सी इमदाद कर रहे हैं, आपको ये ग्रांट हम दे रहे हैं, ठीक है। तो जो कॉस्ट आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हो उसकी मद में जो पैसे आए हैं तो वो तो आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हो कॉस्ट, तो फिर जैसे ही रिसीव करोगे इमीडिएटली उसको चार्ज रिकॉर्ड कर लोगे प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन इनकम। आपने पिछले किसी साल के अंदर कोई ऐसा स्टेप किया था, गवर्नमेंट को पसंद है, उन्होंने कहा ये पकड़ो पैसे, आपने कहा लो भाई ये तो फिर अब इसकी अब इस पैसे की मद में तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी कमा चुके एक तरह से हम, ठीक है। तो जिस दिन रिसीव करोगे एंट्री करोगे कैश डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट, कोई डेफर शेफर कुछ नहीं करने की जरूरत, कंडीशन मीट नहीं कर, कंडीशन क्या वो तो पहले से की हुई है मीट पहले से, ठीक है। तो फिर ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस में कौन सी ग्रांट है जी? फॉर पास्ट कॉस्ट्स ऑलरेडी इनकर्ड, क्या करो जी इनको इमीडिएटली रिकॉर्ड एज इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। बाकी इसका सवाल किया था हमने, ये मैंने गलत जगह पे शायद लिख दिया, इस क्वेश्चन के अंदर वो वाला तो था ही नहीं, सिर्फ ये है, ठीक है। फॉर फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड, एक्सपेंसेस ऐसे जो अभी फ्यूचर में इनकर होने हैं, ठीक है, अभी हुए नहीं हैं, उसके लिए हमने कहा फिर देखो डेफर्ड ग्रांट रिकॉर्ड करने में कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि फ्यूचर की कॉस्ट है, टू बी इनकर्ड है, तो जैसे ही पैसे रिसीव करो स्टिल लायबिलिटी है। हाँ, इसको इनकम एंड इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने के दो ऑप्शन हैं, या तो सेपरेटली एज एन इनकम रिकॉर्ड करो, अब इसको डायरेक्ट मेथड कहेगा स्टैंडर्ड, ठीक है, या फिर इसको उस रिलेटेड एक्सपेंस में से नेट कर दो, इसको फिर कहेगा स्टैंडर्ड इनडायरेक्ट कि जी फेस पे इनकम नजर नहीं आ रही लेकिन रिकॉर्ड हो रही है, कैसे? एक्सपेंस को कम करके, ठीक है। तो ये भी हमने बात की थी, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ये सारा ही पढ़ लेते हैं, फिर अगर आपने इसकी पिक्ट्यूरे लेनी हो बेशक ले लीजिएगा, ठीक है। ये सिर्फ समरी है, कोई नई चीज नहीं है जो हमने पढ़ा हुआ है जी। फॉर फ्यूचर कॉस्ट्स टू बी इनकर्ड, क्या किया? प्रेजेंट ग्रांट इनकम सेपरेटली इन प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट की बात ही नहीं कर रहा मैं, क्यों? क्योंकि देखो पहला पॉइंट, रिकॉर्ड ग्रांट एज डेफर्ड ग्रांट यानी लायबिलिटी, रिकॉर्ड ग्रांट एज डेफर्ड ग्रांट यानी लायबिलिटी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, अगला ऑप्शन है क्या? एमोर्टाइज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एज इनकम ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, और दूसरे केस में एमोर्टाइज यानी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एज इनकम नहीं, एज रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस, लेकिन है वही ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। भाई ठीक है, तो ये कुछ समरी सी थी जो हमने, अच्छा तकरीबन स्टैंडर्ड तो आज खत्म ही हो जाना है, ठीक है। आप देख रहे हैं पास पेपर का एक शदीद तरीन हैवी सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूं, माना कि वो 50-60% ही आपसे होगा, लेकिन ये थोड़ी बात है, बाकी तो वैसे ही मुश्किल चीज समझ नहीं आती क्लास के अंदर क्योंकि मिक्सिंग वगैरह भी हुई पड़ी है, ठीक है ना। तो
है ही छोटा स्टैंडर्ड, क्या कर सकते हैं। लेकिन इस पे कल का दिन लगाएंगे हम। एक तो वो बेल वाला सवाल डिस्कस करेंगे, उसके बाद छोटी मोटी जो थ्योरेटिकल बातें हैं वो करते हुए इसको कंक्लूड करेंगे, फिर IAS 40 की तरफ जाएंगे। वैसे ज्यादा पसंद ICAP को IAS 20 है। गवर्नमेंट ग्रांट 40 भी टेस्ट करता है, लेकिन जिस लेवल पे इसकी टेस्टिंग कर रहा है अभी तक IAS 40 किया नहीं है, तो हो सकता है इस दफा जरा ध्यान उस तरफ बट जाए उसका, इट मे हैपन। लेकिन है वो भी इसी तरह से दो एक दिन का है, तीसरा दिन हम एडिशनल लगा लेते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स ही हैं जी। मैंने IAS 16 के अंदर आपको हिम्मत दिलाने के लिए बात की थी कि ये वाहिद स्टैंडर्ड है जिसमें बहुत टाइम लग रहा है। उसके बाद किसी स्टैंडर्ड में इतना टाइम लगना, 10 से ऊपर कोई लेक्चर नहीं जाते, ठीक है। हमने IAS 1 करना है, स्टैंडर्ड इक्विटी बनानी है, 3 दिन में वो बना लेते हैं, बनाना सीख लेते हैं। फिर IAS 8 उसके साथ पढ़ा जाता है। उस IAS 8 के अंदर फिर वो स्टैंडर्ड इक्विटी भी मिक्स हो रही होती है और IAS 8 के कॉन्सेप्ट भी चल रहे होते हैं। बहुत जोर लगाए ना तो 6 दिन पे बंदा खींच सकता है, वरना 3 से 4 दिन में कॉन्सेप्ट पूरे हो जाते हैं। पर बंदा खींचता है, चलो यार थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। फिर ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो 6 से 7 दिन का टॉपिक है, बंदा खींच के उसको 8-9 दिन कर लेता है कि यार चलो जरा बच्चों को तसल्ली कर ले, ठीक है। कैश फ्लो का टॉपिक जो रिमेनिंग में शायद सबसे लेंथी है, वो 7 से 8 दिन में कॉन्सेप्ट उसके पूरे हो जाते हैं, बंदा खींच के जो 1-2 दिन और बढ़ा सकता है, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक्स जो है बस ऐसे ही हैं, आपके सामने ही होगी, किताबें भी हैं, पास पेपर्स भी हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, मौका कोई नहीं होता कि आप कहीं पे ढीले पड़े। जहां पे आप ढीले पड़े, किसी टॉपिक को आपने वो छोड़ दिया ढीला, उसी में से बच्चा बन के आ गया, सवाल आ गया, बड़ा सवाल आ गया, या किसी और सवाल में मिक्स होकर आ गया, तो फिर आप गए, ठीक है। तो किसी भी, हाँ, जो छोड़ के जाते हैं उसी में से आता है भाई, कह रहे हो, ये सचमुच है। तो मैं तो जाते जाते दुआ भी दे के भेजता हूँ, जो छोड़ के जाओ उसी में से आए, ताकि कुछ छोड़ के ना जाओ। जब पढ़ाया सब जाए तो पढ़ना भी सारा चाहिए ना, ठीक है। अच्छा जी, आज बात करते हैं हम, जी स्टूडेंट, हाँ देखें जी, भाई साहब कह रहे हैं हमने गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की और वो रिलेट कर रही है एसेट की कंस्ट्रक्शन से। अब क्या करें? तो भाई एसेट को कंस्ट्रक्ट हो लेने दें, कंस्ट्रक्ट होने के बाद इस्तेमाल शुरू करें, एसेट को डेप्रिशिएट करें, ग्रांट को इनकम बनाएं। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है ना। चाहे सवाल ये कह भी रहा हो कि कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, वो भाई कंस्ट्रक्ट करके क्या करना था बिल्डिंग को, उन्होंने कहा कंस्ट्रक्ट करके, उन्होंने कहा जी फाटा के अंदर जाके आप ये फैक्ट्री लगाएं, बिल्डिंग के पैसे 50% हम देंगे, ये पकड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें, फैक्ट्री की फैक्ट्री बनाएं, ये आप कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे ले लें, आधे पैसे हमारी तरफ से। अब बिल्डिंग बना के भागा ना, बिल्डिंग में आके छोड़ देना आपने, नहीं। असल तो मकसद क्या है, वहां पे ऑपरेशंस करना। तो इसलिए अगर कंस्ट्रक्शन से भी रिलेट कर रही है ना, तो मैच करना है अगर, तो उस बिल्डिंग के बनने के बाद जैसे उस कॉस्ट ने एक्सपेंस आउट होना है, जिसमें उसके पैसे लगे पड़े हैं, उस बिल्डिंग ने कोई एक्सपेंस पहले दिन एक्सपेंस बन के पूरी हो गई, क्या एक्सपेंस आउट हो जाएगी? बात समझो, ग्रांट कंस्ट्रक्शन के लिए मिली, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, तो क्या सारी बिल्डिंग आज एक्सपेंस आउट हो जानी है? तो फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे जैसे वो बिल्डिंग एक्सपेंस आउट हो वैसे वैसे वो ग्रांट इनकम बने। तो अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेट करती है तो वेट करो, कंस्ट्रक्शन पूरी हो, फिर वेट करो, इस्तेमाल शुरू करो, इस्तेमाल करते जाओ, एक्सपेंस बनाते जाओ। उस बिल्डिंग को जिसकी कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की थी, उसको उस दिन लायबिलिटी बना लिया था, उसको साथ साथ फिर इनकम करते जाओ, ठीक है ना। बेल वाले सवाल में ये कॉन्सेप्ट भी होगा इंशाल्लाह। बेल वाला सवाल बड़ा बड़ा फुल फ्लैज सवाल है, उसमें उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। देखो क्या, मैंने रीपेमेंट पढ़ानी है, ये सिर्फ रीपेमेंट नहीं है उसमें, ठीक है, मैंने रीपेमेंट आपको पढ़ानी है। तो अच्छा, रीपेमेंट उसने नहीं टेस्ट की, टर्म टेस्ट में मैंने कर लिया टेस्ट, ये सवाल नहीं डाला ना, तो रीपेमेंट का सवाल डाल दिया, ठीक है ना। बहरहाल ऐसी ही तो बातों में बात आ गई। मैं कह रहा था रीपेमेंट कराने के बाद मैंने 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और पढ़ाने हैं। एक फॉरगिवेबल लोन होता है और दूसरा ये अदर देन कैश कोई चीज, नॉन मॉनिटरी, जैसे प्लॉट ऑफ लैंड ही दे दें। गवर्नमेंट कहे अच्छा जी आपने वो जो फैक्ट्री लगानी है तो आपको उसके लिए जमीन तो चाहिए, ज़ाहिर है हवा में थोड़ी बनानी है, जमीन हमारी पड़ी हुई है बतेरी फलां जगह पे, वो ले लो। अब कोई पैसे तो नहीं आए, लैंड ही आ गया, तो ये इसकी बहुत सारी सिंपल बातें, ये 2 बातें मैंने करनी है। उसके बाद बेल वाले सवाल ने जितना हमने पढ़ा है ना उसको कवर करना है, लेकिन बेसिक थीम जिसने पकड़ के रखा है इंशाल्लाह वो मार नहीं खाएगा, अल्लाह ने चाहा। अच्छा जी, उसने गवर्नमेंट ग्रांट को इस सवाल में और बोरिंग कॉस्ट को भी थोड़ा सा मिक्स किया है, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं, यही सीख रहे हैं, ठीक है, सीखते ही आ रहे हैं अभी तक तो हम। अच्छा जी, अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है 4 बासित, ये जरा ओपन कर लें, इसको जरा पढ़ना शुरू करें। मैं जरा फॉर्मेट सिर्फ रख लूं, बाकी चीजें मिटा लूं। 4 जी, पेज नंबर 223 है जी। यार बताओ दीवाने को, 223 बताया भाई दोस्तों ने अभी थोड़ी देर पहले।
उस वक्त साथ वाले से बातें ना कर रहे होते, ये दिन ना देखना पड़ता। अच्छा जी, ये पार्ट बोर्ड के उस तरफ और बी पार्ट मैं यहां पे सॉल्व करूंगा। पढ़ते हैं सवाल। Basit Limited is a newly formed company that is considering entering in the स्याही business. Basit plans to manufacture स्याही and sell it to वो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह पे, ठीक है। ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ बिजनेसेस, पाकिस्तान में इंक बनाने वाले बहुत कम लोग हैं। गवर्नमेंट को पता चला कि बासित ने इंक बनाने का सोचा है तो बंदे भेजे उन्होंने। ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ बिजनेसेस इन द sector, Basit Limited was awarded a government grant to purchase the machinery it needed to start operations. तो grant related to fixed assets है। ये फिक्स एसेट वाला जरा टेक्निकल है इसलिए सिखा रहा हूं। एक्सपेंसेस की रीपेमेंट की भी इससे आसान होकर ट्रीटमेंट यही रहती है। तो एग्जांपल 5 और 6 कर लेना, उसके अंदर ये दोनों ही चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों एग्जांपल्स करोगे तो थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। फिर पास पेपर की तरफ आना उसके बाद, ठीक है ना। जरा रीपेमेंट एक साइड पे लग जाएगी, फिर पास पेपर तो फुल फ्लैज एक प्रोजेक्ट होना है ना आपका आज, ठीक है। जिसको आप 18 के साथ 18 को 1.8 से मल्टीप्लाई करके आप यूं समझोगे कि बस इतनी सर ने कहानी गुनी करा के तो स्टैंडर्ड तो खत्म हो गया था। पर्चे के अंदर जाने से पहले ऐसी कोई बात ही नहीं की थी ना। कल वाला टर्म टेस्ट परसों वाला वो हुआ ना, ये वाला सवाल डिस्कस हुआ ना, ऐसे ही अगले किसी टेस्ट में कोई और तैयारी तो आस्ते से चल रही होती है। लेकिन आप समझना कि बस इतनी ही बात थी जितनी आज करके तो हमें घर जब भेज रहे हैं तो बस यही हम आईक्यू के पर्चे में जा रहे थे। तो फिर जो अब है बस उसके ऊपर कोशिश करनी है, जितना पढ़ाया था बस उसी के ऊपर कोशिश करनी है। तो पूरी ईमानदाराना कोशिश करके उसको आप देखोगे 16 नंबर में से इंशाल्लाह 8-9 नंबर आपके आ ही जाएंगे। है टफ क्वेश्चन क्योंकि उसने जर्नल एंट्रीज नहीं मांगी, ठीक है, बल्कि उसने एक्सट्रैक्ट्स मांगे थे इस सवाल में। इनकम स्टेटमेंट के भी और बैलेंस शीट के भी ज्यादा मुसीबत इससे बड़ी थी, ठीक है। तो देखना होता है क्या चीज इनकम में जानी है, क्या एक्सपेंस में जानी है, क्या एसेट की कॉस्ट का पार्ट बननी है वगैरह वगैरह। ये तो आप समझदार हैं, थोड़ी बहुत एफर्ट करेंगे तो अगर आप ईमानदारी से ये टाइम लगाएंगे तो आपको इतना अंदाजा जरूर जाएगा कि आधा कुछ सवाल हमने सही कर लिया था। सिर्फ यही 2 दिन हमने जो पढ़ा था बस, उसके बाद मजीद प्रैक्टिस तो तीसरे दिन हुई नहीं। या आगे जितनी बार गवर्नमेंट ग्रांट का कोई सवाल टेस्ट में डाल के या टर्म टेस्ट में या आगे कहीं मॉक में आकर ये चीजें बार बार तो आती हैं रिवीजन में, लेकिन ना भी आती तो हमने इतना ही जो 2 दिन पढ़ा था इसके बाद भी हम कोई इसमें हाथ पैर मार सकते थे। आधे ज्यादा नंबर तो हमारे आ ही रहे थे इसके अंदर। बस ये आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है इस सवाल के अंदर, ठीक है ना। और सवाल बहुत जबरदस्त है। पहले मैं टर्म टेस्ट में डालने लगा था, फिर मैंने कहा नहीं यार इसका क्या फायदा, ये तो बुक में किसी की नजर पड़ गई तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये डिस्कस ही कर लेंगे। तो फिर मेरा दिल जो है वो, चूंकि मेरा दिल था, उस्ताद की ख्वाहिश है, ठीक है, उस्ताद बाप की जगह पे ही होता है, तो मेरी ख्वाहिश को पूरी करेंगे ना आप कि ऐसे समझेंगे घर जाके टेस्ट है और पूरी ईमानदारी से इसको बैठ के टेस्ट की तरह से एक बार कर लेना, ऐसे मैं भी खुश हो जाऊंगा, है ठीक है, दुआएं दूंगा। अच्छा जी, मैं सर तरले करा के पढ़ाते तुसी हैं। हाँ यार क्या करें, आप लोग ऐसे पढ़ते ही नहीं। कहां गया सवाल हमारा, ये रहा जी। Due to scarcity of business in the sector, Basit Limited was awarded a government grant to purchase machinery needed to start operation. The grant was awarded to Basit Limited on Yekam January X6 for an amount of 2.5 लाख। लेकिन आज थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से भी सख्ती है। मैंने कहा 2.5 लाख तो दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि भाग जाओ दूसरे दिन, ठीक है। एंड इट इज कंडीशनल अपॉन बासित मैन्युफैक्चरिंग इंक फॉर एन अनब्रोकन पीरियड ऑफ 3 साल, ठीक है, कि लगातार 3 साल आपने स्याही प्रोड्यूस करनी। और उन्होंने कहा आगे से अगर तुमने ये 3 साल से पहले रोका तो फिर बंदे आएंगे और ये जो पैसे देने आए हैं यही बंदे दोबारा यही गाड़ी में बैठ के आएंगे, ये पैसे वापस भी ले जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह की नीली बत्ती वाली गाड़ी में जो पैसे देने आए हैं ये पैसे लेने भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं शुड बासित स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग बिफोर द एंड ऑफ 3 ईयर पीरियड द ग्रांट विल हैव टू बी रीपेड इन फुल। ये हाइब्रिड वाले तुम आप आ रहे हो मुंह उठा के, ठीक है, चलो शुक्र है अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं, बैठ जाओ जल्दी से, गपशप ही लगाते रहे। ड्यू टू अनफोर्सीन Basit Limited purchased the requisite machinery on Yekam January X6। उन्होंने मशीनरी खरीद ली for 5 लाख। The machine is expected to have a useful life of 4 years with a nil residual value, ठीक है। Due to नागुजीर वजूहात Basit Limited ए काट दीजिएगा, Basit Limited had to stop manufacturing on 3 साल के पहले ही दिन मशीन की आवाज आना बंद हो गई। सुबह सवेरे जो है वो दरवाज़ा खटका, बासित लिमिटेड ने दरवाज़ा खोला तो सामने वही गाड़ी खड़ी थी, नीली बत्ती जल रही थी ऊपर। बासित ने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा सुबह से आपकी ये मशीन बंद है। उन्होंने कहा बस कुछ मसाइल हो गए हैं, लेकिन हम अगले साल यकम जनवरी X9 से शुरू कर लेंगे, कसम उठवा लो। उन्होंने कहा वो तब की तब देखेंगे, ठीक है, फिलहाल तो 2.5 लाख हमारा वापस करो, ठीक है। ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस बासित लिमिटेड हैड टू स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑन यकम जनवरी X8 बट इंटेंड्स टू कंटिन्यू ऑन यकम जनवरी X9। छोड़ो तब की तब देखी जाएगी, ठीक है। अब
रीपेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बहुत आसान, सुकून से करते हैं। ये छोटा सा एक सवाल करना है, जल्दी कौन सी है हमें। ठीक है, एंड पे दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेके फिर बेल को आप पूरा जोर लगा के आएंगे तो फिर मैं भी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में उस पर पूरा जोर लगाऊंगा, और बची खुची थेरी भी फिर इंशाल्लाह हम कल कोशिश करेंगे कर लेंगे। नहीं तो नहीं होगी तो फिर परसों IS40 के साथ साथ वो भी चलता रहेगा, आपको पता है, थोड़ी 2-4 डेफिनेशन जो रहती होंगी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा वैसे तो आप पास पेपर चारों होमवर्क में कर सकते हैं आज की क्लास के बाद, लेकिन ज्यादा बोझ न डालें खुद पे, आज 4 कर लें और कल जो मैंने रिवीजन प्लान कर रखे हैं ना, तो फिर वो रिवीजन प्लान के हिसाब से आपने वो उस वक्त उनको जो है वो कर लेना। ठीक है, शो जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 31 दिसंबर x 6 7 8 9 यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। आगे लिख दिया गया, ना भी लिखें तो हमें पता है। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या है, डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करो और फिर इनकम अलग से नजर आए, प्रॉफिट एंड लॉस। और इनडायरेक्ट मेथड क्या है जी, डिडक्ट कर दो एसिड की कॉस्ट में से, रिकॉर्ड तो करो लेकिन फेस पे नजर ना आए, इनडायरेक्टली है, एक्सपेंस को कम करके। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में तो 6 और 7 की एंट्रीज तो आप 1 मिनट में नहीं, आधे मिनट में कर लेंगे, जल्दी करें। 6 और 7 में तो रीपेमेंट नहीं है ना, 8 के पहले दिन रीपेमेंट हो रही है, तो 6 और 7 की एंट्रीज तो करो। पहले ए पार्ट में डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करना, शाबाश। ले पार्ट ए कर रहा हूं जी मैं, और यहां पे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर x 6 जी बच्चों, जहन में तो सोच ली होंगी ना एंट्रीज, चलें मिलके करते हैं। यकम जनवरी x 6 पे कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट, ऐसे लिख लूं, आपकी इजाजत है। डेफर्ड ग्रांट यानी लाया, डेफर्ड ग्रांट है ना, डेफर्ड इनकम मींस अभी इनकम रिकॉर्ड नहीं की, डेफर कर दी है, एडवांस, डेफर्ड अनअर्न्ड लायबिलिटी होती है। ठीक है ना, तो डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कितने से जी, जी पहले हम ग्रांट को सेपरेटली रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता नहीं वो कौन सा मेथड होता है। ठीक है जी, कैश डेबिट ए पार्ट कर रहे हैं ना जी, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट। अच्छा, मैंने तो दोनों मेथड्स में पहले डेफर्ड ग्रांट रिकॉर्ड करवाई है। हालांकि क्लास के बाद कल बच्चा मेरे पास आया था, कहने लगा सर ये जो आपने 3 एंट्रीज की थी दूसरे मेथड में, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, फिर एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, फिर डेफर्ड ग्रांट डेबिट एसिड क्रेडिट, तो ये तो नेट में भी एंट्री हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन मैं फिर भी 3 ही करूंगा। ठीक है, आपको समझ आ रही है, अच्छी बात है। जो डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, नेट में कर ले। ठीक है जी, फिलहाल तो बहरहाल पहली एंट्री यही होनी है, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 250 से करूँ, 1000 में सवाल कर रहा हूं मैं। उसके बाद जी यकम जनवरी x 6 पर ही एसिड का नाम क्या है, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट 500 से, जगह बचाइए अपने लिए कौम के लिए जी। नेक्स्ट, अब डेप्रिशिएट करेंगे एसिड ग्रांट को, हमने सेपरेट ही रखना है, और ये लायबिलिटी डेफर्ड ग्रांट को एमोर्टाइज करके इनकम बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने क्यों छोड़ी लाइनें, आप छोड़ें इसको, आपको इससे क्या। ठीक है, आप तो लगातार ही एंट्रीज करते हैं। ठीक है, पे आधार पे जी 31 दिसंबर x 6 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट होगा। एसिड की लाइफ सवाल में 4 साल थी, कल से अलग अलग बैठना है आप दोनों ने। ठीक है बेटा, नहीं तो ना बैठा करें क्लास में जी। डेप्रीसिएशन 500 कॉस्ट है, लाइफ 4 साल है, तो 125 रुपए से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ठीक है जी, और उसके बाद अपनी लायबिलिटी को भी थोड़ा सा पिघलाकर इनकम बना लें। तो 31 दिसंबर x 6 पर बोले एंट्री, डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट 500 नहीं 500 250 डिवाइडेड बाय सेम बेसिस 62.5 से ये एंट्री पास कर लिया आपने।
ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर आया, फॉर द ईयर एंडेड। ये तो कल वाला सवाल ही ऐसे लग रहा है चल रहा है, अभी तक तो कल वाला सवाल ही चल रहा है ना जी। एसेट ग्रांट नहीं आई, एसेट नहीं खरीदा, ये तो पता नहीं है क्या, अभी ये जगह क्यों छोड़ी हुई है पता नहीं। ठीक है, 31 दिसंबर X7 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 125 से। और इसी दिन डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट 62.5। अच्छा जी, एक चीज ज़हन में आई है मेरे, कल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जो मेरा पोस्ट बैच चल रहा है ना जी, उसके अंदर उम्मीद तो है ये जून के महीने में वो आप लोगों के साथ मिल जाएगा, जून के एंड तक या जुलाई के शुरू में। अब जब वो साथ मिल जाएंगे तो उसके बाद फिर उनकी क्लास भी मैं 1.5 घंटा कर दूंगा, मतलब 1 घंटा 20 मिनट। लेकिन उनका एक्स्ट्रा टाइम जो है वो फिर आप लोगों के लिए कॉमन कर दूंगा। यानी छोटी मोटी चीज़ें, ऐसे कोई एक्स्ट्रा एक पास पेपर डिस्कस कर दिया, कोई एग्जाम्पल डिस्कस कर दिया, ऐसे कोई छोटी मोटी चीज़ें जो पढ़ी हुई होती हैं और मैं चाह रहा होता हूँ कि नहीं, ये जो बंदा एंड पे जाकर रिवीजन क्लास में कर रहा होता है या इस तरह से कोई चीज़ एक्स्ट्रा चाह रहा होता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें वो मैं अलग से थोड़ा सा 20 मिनट 25 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम हुआ करेगा उसमें जो अलग से बात किया करूंगा, वो फिर मैं यूट्यूब पे वो पोर्शन जो है वो अपलोड कर दिया करूंगा। तो आप लोग भी उसको, क्योंकि उसका ये तो होगा नहीं कि डिपेंडेंस है कि जी वो लेंगे तो आपका लेक्चर चलेगा, तो एडिशनल एक काम हुआ करेगा। जब हुआ करेगा तो मैं आपको अगले दिन बता दिया करूंगा, उस दिन में आप उसको किसी वक्त अपनी कन्वीनियंस से सुन लिया करेंगे। मेरे जहन में एक बात चल रही थी, मैं भी ऐसा कर सकूं, मैं भी ना कर सकूं, लेकिन अगर ऐसा हो गया वो जून के एंड में जुलाई के शुरू में यानी ईद से पहले पहले वो मिल गए, तो आखिरी के 15-20 दिन ये एक अच्छा टाइम आपको टूट टूट कर मिलता रहेगा, जिसमें एक तो चीज़ें भी आपकी रिवाइज हो रही होंगी, जिसमें ये फलां टॉपिक में ये चीज़ चलो रहती थी, चलो आज वो टॉपिक ही रिवाइज हो रहा था, 15-20 मिनट में एक बात हो जाती है। तो कहीं पे MCQs है वो डिस्कस नहीं हुए थे, चलो जी वो MCQs आज डिस्कस कर लेते हैं। वो फलां क्वेश्चन अच्छा था, एक वो रह गया था, फलां कॉन्सेप्ट नहीं पड़ा था, चलो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट देकर वो कॉन्सेप्ट, इस तरह की बातें फिर जो है वो एंड पे को 20-25 दिन शायद चलें जुलाई के महीने में। ठीक है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में आप लोगों को एतराज़ होना नहीं चाहिए, हो भी तो भाई मैं अर्ज कर रहा हूँ कैसे करना है, मशवरा नहीं ले रहा आप लोगों से। ठीक है, अच्छा अल्लाह करे ऐसा हो जाएगा, मुझे लग रहा है इससे बहुत वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, ओके जी, बातों में आपको उलझाया और अब आप वो सोच रहे हैं और मैं ये वाला काम कर दूंगा। ये चेक करें फनकारियां उस्ताद हैं। हाँ जी, पहली एंट्री होगी, दूसरी, लेकिन 1 जनवरी X8 है, दरवाजे पे दस्तक हो चुकी है, नीली बत्ती बाहर से ही नजर आ रही है दीवार के ऊपर से, दिल डरता डरता जा रहा है और दरवाजा खोलते हैं तो वही हो रहा है जिसका आपको डर था। मशीन रात को बंद कर दी थी, वो 12 के बाद मशीन बंद पड़ी थी, तो 9 बजे तक उन्होंने सुना वही मशीन नहीं चल रही, तो वो आ गए। मैंने कहा भाई क्या इरादा है? मैंने कहा यार बस क्या बताऊँ आपको, कुछ ना गुजरी कुछ जो है वो बस मैं नहीं शेयर, कोई पर्सनल मसाइल है जी, कुछ नहीं चला सकते हम। उन्होंने कहा ठीक है मसाइल तुम्हारे हैं, डायलॉग में वापस कर दो। ठीक है, अब देखना जरा ये एंट्री, पहले ध्यान से देखना ये एंट्री। 1 जनवरी X8 पे, साल के पहले ही दिन आपका हाथ जेब में जाएगा और उसमें से 2.5 लाख रुपया निकलेगा या फिर चेकबुक निकलेगी, जो भी होगा। जाहिर है वो आए हैं तो पैसे तो लेके जाएंगे। ठीक है, तो आपके कैश या बैंक को क्या करना पड़ेगा आज? क्रेडिट। कितने से जी? पूरे 2,50,000 से जी। ठीक है, अच्छा अब स्टैंडर्ड कहता है कि ये जो कैश क्रेडिट किया, ठीक है, इसके अगेंस्ट स्टैंडर्ड लिखा ऐसे हुआ है, डेबिट कर दो एनी अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस ऑफ डेफर्ड ग्रांट। क्या मतलब? जो ग्रांट पड़ी आज तो रीपेमेंट वापस कर दी है ना, तो जो बैलेंस डेफर्ड ग्रांट का बचा पड़ा है वो डेबिट करो। देखना पड़ेगा बैलेंस कितना बचा पड़ा है। तो हमने 250 की एक लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी, 62.5 और 62.5 125 रुपए की ये लायबिलिटी डेबिट होकर खत्म हो गई थी। और अच्छा इसके लिए ना एक छोटी सी वर्किंग, अब पिछली क्लास में तो ये ख्याल नहीं आया, चलो आपसे बात कर लेता हूं, कल उनको फिर आती बता दूंगा। एक जहन बात आ गई कि आप ऐसा छोटा सा काम कर सकते हैं कि आप यहां पर एक वर्किंग करें कि जी 250 क्रेडिट में से आपने माइनस कर दिया 62.5 को, तो क्या बच गया? 187.5 क्रेडिट। इसलिए लिख लो कि बैलेंस शीट तो बनाने की, लेजर बनाने की जरूरत तो ना पड़े ना। अगर इससे अगले दिन ये रीपेमेंट हो जाए तो पता हो कितना बैलेंस पड़ा होगा। ठीक है, ये काम कर लिया करो, मुश्किल बात तो नहीं लगी। ठीक है, अच्छा
अगले पीरियड में आप आते हो तो आप कहते हो 187.5 क्रेडिट में पड़ा था, ठीक है। आपने फिर मजीद माइनस किया इसमें से 62.5, तो 125 का क्रेडिट आपका बचा पड़ा, ठीक है ना। ये अगर कर लेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो जुबानी भी हमने कर ही लिया था भी 125, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, जैसे कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो 125 रुपए डेफर्ड लायबिलिटी में बैलेंस पड़ा हुआ है, उसको क्या कर दो, डेबिट। वही नाम लिखे ना, डेफ ग्रांट 125, और बैलेंसिंग फिगर को आप आज एक एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर लो, उसका नाम है, गवर्नमेंट ने जो नाराजगी शो की, ठीक है ना, फोरफीट एक्सपेंस, ग्रांट फोरफीट एक्सपेंस, ठीक है जी, ग्रांट फोरफीट एक्सपेंस, या कोई और नाम दे दो मुनासिब सा प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर आपने निकाली है, ठीक है ना। तो 125 ये बैलेंसिंग, ऐसे मैंने बैलेंसिंग लिखने के लिए थोड़ी सी, ठीक है। बैलेंसिंग कहां फेंक दो, प्रॉफिट एंड लॉस में, ये आपका एक्सपेंस हो गया। अब जरा गौर फरमाएं, अगर तो आपने 2006 और 2007 को जाकर नहीं छेड़ा, और रीपेमेंट जिस साल में हो रही है सारे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में उसी साल में आपने खर्चा रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। IAS 20 ये बात कहता है, अगर रीपेमेंट हो गवर्नमेंट ग्रांट की तो आपने उसकी अकाउंटिंग करनी है चेंज इन एस्टीमेट की। क्या करनी है जी, चेंज इन एस्टीमेट की, ठीक है। चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग होती है प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब जिस साल में खड़े हो उस साल को और अगले सालों को सही कर लो, प्रीवियस ईयर्स को सही करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे ना चेंज इन एस्टीमेट को कंफ्यूज करते हैं कि सिर्फ जिंदगी में, दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही चीज चेंज इन एस्टीमेट है, और वो है एसेट की यूजफुल लाइफ, रेट या मेथड का बदल जाना। पता है क्यों? क्योंकि पहली दफा पढ़ा जो वही होता है चेंज इन एस्टीमेट। भाई अकाउंटेंट्स बेतहाशा एस्टीमेट्स लगाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन में, उनमें से एक IAS 16 के एस्टीमेट चेंज आपने पढ़े थे, उनमें से एक पढ़ा था। ऐसे ही है ये भी, ये तो चलो एस्टीमेट चेंज की तरह से उसने कहा ना काउंटिंग कर लो। मैं मिसाल देता हूं एस्टीमेट चेंज और क्या है। आपने टैक्स पढ़ लिया, तकरीबन पढ़ ही रहे हैं, जहां पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब उसके अंदर बहरहाल बिजनेस इनकम तो पढ़ ही लिया होगा ना चैप्टर, ठीक है। तो चले कोई बात नहीं, मैं वो नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाह रहा हूं कि आप उसमें कुछ चीजें अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड करके, कुछ चीजें लेस करके एक टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हैं, और उसके ऊपर टैक्स रेट लगा के टैक्स निकालते हैं, और अकाउंटेंट्स उसकी एंट्री पास कर लेते हैं, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट। पे तो आज करना नहीं होता। अब 2-3 महीने बाद जाकर जब आप पे करने लगते हैं तो बहुत सारी चीजें आपने अकाउंटिंग वाली रिवर्स करके टैक्स वाली रिकॉर्ड की हुई होती हैं, कुछ चीजों के ऊपर टैक्स वाले इतराज कर देते हैं, फिर भी हो सकता है टैक्स बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए। तो अब ये नहीं करना हमने कि हम अगर 2022 में खड़े हैं तो 2022 के कमाए हुए प्रॉफिट्स में जो टैक्स लगना है और टैक्स पे करना है वो 2023 में पेमेंट के वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे होते। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 22 की इनकम, 22 के प्रॉफिट्स हैं, तो ये जो टैक्स है ये भी 22 के प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस होना चाहिए। इनमें से नहीं पे किया ना, अभी एक्चुअल फिगर नहीं है, तो अंदाजा लगाओ, तो वो अंदाजा ही लगाते हैं। अब अंदाजा लगा के हम एंट्री कर लेते हैं, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। जब पे करने जाते हैं वो अगला साल होता है, उसके अंदर प्लस माइनस जो भी होता है वो एस्टीमेट था, अंदाजा था, उसका चेंज है, तो 22 में नहीं आते, फिर 23 में उसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं। IAS 12 के अंदर सीखेंगे आप जाके FAR 2 में, ठीक है ना। वारंटी, हमने चीजें बेची जी, कोई भी सही कराने आगे 1 साल तक सही कर देंगे। अंदाजा लगाते हैं एक्सपेंस रिकॉर्ड, 22 में चीजें बेची है ना, अब 22 में लोग आए नहीं है, साल की वारंटी है, कुछ 23 में भी आने हैं, तो स्टैंडर्ड कहते हैं अकाउंटेंट्स को अंदाजा लगाकर, मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो, अंदाजा लगाकर एक्सपेंस 22 में रिकॉर्ड करना है। अब 23 में जाकर अगर उसमें कोई चेंज आ जाता है तो वो अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज 23 में सही करेंगे। तो IAS 8 हमने जो पढ़ना है आगे जाकर, ठीक है, उसके अंदर 3 तरह की चीजों के बारे में कहता है। एक अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, जिनमें PPE की लाइफ वगैरह वाले भी एस्टीमेट थे, जिनमें टैक्स की कैलकुलेशन में भी एस्टीमेट था, जिनमें जो है वो प्रोविजन वारंटी वगैरह भी एस्टीमेट है। तो वो IAS 8 जाके कहता है कि एस्टीमेट चेंज हो जाए, अकाउंटिंग एस्टीमेट आपने अंदाजा लगाया था वो चेंज हो जाए, तो जिस साल में वो अंदाजा चेंज हुआ है सिर्फ उस साल को सही करो और कमिंग ईयर्स को सही करो, पिछले सालों को सही करने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। और उसी IAS 8 में जाके हम पढ़ेंगे प्रायर ईयर को कोई एरर मिल जाए, मटीरियल हो, तो उसको सही करने के लिए वो प्रायर ईयर से सही करते हुए लाना पड़ता है। रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट या रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है चेंज इन पॉलिसी पर, वहीं जाके पढ़ेंगे। बातें वजनी हो रही हैं, छोड़ो, IAS 8 में पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना। बात सिर्फ इतनी सी बतानी थी आपको कि अगर अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज आए तो उसकी अकाउंटिंग क्या है, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। बाकी रिट्रोस्पेक्टिव तो IAS 8 में पढ़ना है ना। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, करंट ईयर को सही करो और फ्यूचर को करो, जैसे IAS 16 के अंदर आपने किया था। प्रीवियस ईयर को नहीं छेड़ा था, करंट ईयर को छेड़ा और अगले सालों को,
ठीक है ना। तो IAS 20 ने भी कहा अगर रीपेमेंट हो जाए तो इसकी अकाउंटिंग चेंज इन एस्टीमेट वाली कर दो। और चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग क्या है? करंट ईयर को और फ्यूचर ईयर को सही कर लो, प्रीवियस ईयर्स को जाकर छेड़ने की जरूरत नहीं है। इतनी लंबी बात का सर ये मकसद था, ठीक है। अच्छा, अब भाई साहब 31 दिसंबर X8 आया तो डेप्रीसिएशन आज भी वैसे ही है। डेप्रीसिएशन पे क्या असर पड़ना है? एसेट तो हमारा वहीं का वहीं है, जूं का तू 125 और 125, ठीक है, सही है। यहां पर क्या करेंगे? डेट भी नहीं डालेंगे। क्यों? क्यों? कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं जिसको इनकम में डालना है, ठीक है जी। तो यहां पर फिर एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है। और 9 के अंदर सिर्फ डेप्रीसिएशन की एंट्री होगी, ठीक है। कहते हो तो वो भी कर देता हूं, चलो। ना एसेट ने आना है, ग्रांट ने आना है, ना कोई रीपेमेंट होनी है। 31 दिसंबर X9 पर बातें प्लीज ना करें। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 125 से, और बस जी। समझ आती है बात? बहुत मुश्किल बात है। चलो कोई नहीं, घर पे जाके जिसको मुश्किल लग रही है, जिसको 50 दफा इस सवाल को कर ले। किसको लग रही है मुश्किल? हाँ, अब इधर उधर हैं जी। अच्छा जी, एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं जरा यार, इनकम स्टेटमेंट के और बैलेंस शीट के। 9 तक आना है, बातें मत करो यार। चलो 9, 8, 7, 6 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हर साल बराबर बराबर है, स्ट्रेट लाइन मेथड था। 125-25, ठीक है। और एक एडिशनल चीज आ गई 2008 वाले साल में, 125 की फोरफीट एक्सपेंस। एक ये पता नहीं कहां से आ गया एक्सपेंस 2008 में 125 का, ये भी एक्सपेंस। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये एक्सपेंस हर साल जाता रहा है, तो पहले 2 साल ये इनकम भी जाती रही है, ठीक है। चुप रहा करें यार जी। तो ग्रांट इनकम अदर इनकम में जो नजर आ रही होगी वो है 62.5 और 62। अब ये गौर करें ना, 62 और 62 125 की इनकम पिछले 2 साल में की थी, तीसरे साल में पैसे ही वापस ले लिए सारे गवर्नमेंट ने। अब जो 2 साल के अंदर जो इनकम रिकॉर्ड की थी, वो पिछले 2 साल को जाके छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस तीसरे साल के अंदर वो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिए। ये चेंज इन एस्टीमेट, ठीक है। चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग के अगले सालों में अब इनकम रिकॉर्ड ना करो, सिर्फ इस साल जिस साल में गड़बड़ हुई है, पिछले सालों को भी कुछ मत कहो, साल में उसका इंपैक्ट डाल दो, ठीक है, सही है। बैलेंस शीट, हाँ, तो फ्यूचर ईयर में बेटा क्या करें? कुछ बचा नहीं ना। फ्यूचर ईयर को छेड़ने का मतलब ये था कि अगर फिक्स एसेट का अंदाजा बदलता था तो फिर डेप्शन अगले सालों में बदल जाती थी ना। तो ये फिक्स एसेट का अंदाजा ही ना बदला, मतलब मैंने ये कहा प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये पिछले सालों को नहीं छेड़ना, करंट को और फ्यूचर को छेड़ना। अब करंट को छेड़ा, फ्यूचर में कुछ बचा ही नहीं ना छेड़ने के लिए, ठीक है। ये ले, ठीक, ये ले, कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा जी, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में मशीनरी है, कहो तो इसकी वर्किंग करूं? सिंपल है, जबानी सुन लो। 500 से एसेट डेबिट कैश क्रेडिट हुआ था, साल के एंड पे डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट 125 से होगा, तो 500 माइनस 125 375। फिर अगले साल 375 में से 125 माइनस हुआ 250, फिर 125 माइनस हुआ और फिर नील। इसकी वर्किंग करनी है, सिंपल है। नॉन करंट लायबिलिटीज में करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन मैंने कहा था हो सकती है, लेकिन आईकैप नहीं कर रहा, तो सुकून में रहो, जिंदगी सुकून में ही रखो, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज में डेफर्ड ग्रांट आई थी, ये 250 की ग्रांट, साल के एंड पे 62.5 जो है। वैसे तो हमने ये छोटा सा काम जो कर लिया है ना, ये वैसे ही हमें हेल्प कर जाएगा। पहले साल के एंड पे 187 तो वो वर्किंग में दोबारा क्यों करूं? दूसरे साल के एंड पे ये 125 पड़ा था और तीसरे साल के पहले ही दिन ये 125 उड़ा के रख दिया हमने, ठीक है ना। डेफर्ड ग्रांट डेबिट कर दिया, ठीक है। तो फिर ये खत्म ही होगी, ठीक है जी जी। तो वो भी देख लेंगे यार, फिलहाल तो पूरे ही ले लिए। आधे वापस करेंगे तो फिर एंट्री इसी तरतीब से कर लेना, मार नहीं खाओगे। कैश क्रेडिट करके जो अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस पड़ा है वो डेबिट कर लेना, फिर देखना बैलेंस किस तरह
लेकिन देखेंगे किसी सवाल में कर लेंगे। तो कोई अब इस टर्म टेस्ट में तो अब मुझे ये बात देख लेता हूँ, सवाल बदला भी जा सकता है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है भाई की बरकत से। अच्छा जी सुने, दूसरा ऑप्शन है कि आपने एसेट की कॉस्ट में से नेट किया था गवर्नमेंट ग्रांट को। तो ये मैंने ना थोड़ा सा बस फॉर्मेट छोड़ दिया पिछली क्लास वाला, एंट्रीज कर लेते हैं जी। 1 जनवरी को एसेट साहब आए, पहले ग्रांट आ गई, चलो जी ठीक है, कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 250 से, फिर मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट 500 से, और फिर इसको नेट कर दो मशीनरी की कॉस्ट में से, डेफर्ड ग्रांट डेबिट मशीनरी क्रेडिट 250 से। तो ये बच्चा मुझे क्लास के बाद आके कह रहा था इस एंट्री के बारे में कि ये 3 एंट्रीज करने की बजाय आप एक एंट्री करें मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट 250 से। बिल्कुल ठीक है, कर लें, लेकिन मैं अलग ही करना चाहूंगा ताकि अच्छे से समझ जो आई हुई आई रहे समझ। ये लायबिलिटी बनी थी, ठीक है, और ये वो लायबिलिटी खत्म भी कर दी, डिस्चार्ज नहीं की, नेट कर दिया। एसेट 500 का था, 250 से कम होकर अभी भी 250 पे बचा हुआ है, ठीक है। अब ये रेंट पे आएंगे हम, तो हमने क्या करना है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट करना है। अब एसेट ही कितना है, 250 का एसेट रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो 62.5 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। कोई मसला? नेक्स्ट ईयर में पहली एंट्री, दूसरी, तीसरी, चौथी भी नहीं फिर? अच्छा ये कर लेते हैं, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से जी, 62.5 से। और मशीन को क्या हुआ तुम्हारी, हैं? बोलो बोलो, सवाल पूछो बेटा, पूछ लो, वैसे ना पूछा करो कुछ। अच्छा जी अब सुने वो सवाल, ये वो मेथड है जिसमें हम एसेट की कॉस्ट में से ग्रांट को डिडक्ट कर देते हैं। मैं बता तो दिया वैसे नाम, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप इसी पे रहें तो बेहतर है, ठीक है ना। इसको रट्टा लगाना जरूरी है, लॉजिकली समझा तो दिया कि क्या वजह है, तो जब सोचना पड़े तो सोच लेना। फिलहाल हम इसमें एसेट की कॉस्ट में से नेट करते हैं ग्रांट को, बस ये जोन सा भी मेथड है, बता दिया वैसे। अच्छा जी, वो साल आ गया जिसका आपको कतन इंतजार नहीं था, आप चाहते थे कि ये कभी ना आए। पहली 3 एंट्रीज तो ना हुई, लेकिन नीली बत्ती, दरवाजा खटका, आ गए। हाँ भाई आ गए हैं, कैश तो आपकी जेब से गया, कैश या बैंक 250। अब कोई डेफर्ड ग्रांट है जिसको अनअमोर्टाइज को डेबिट करके हम बाकी एक्सपेंस में डालें? नहीं। अब ये बताओ कि हुआ क्या था जब ग्रांट आई थी, तो हमने एसेट को क्रेडिट किया था, कुछ भी इनकम नहीं डाला था भाई, ठीक है। अब वो जब ग्रांट के आने पर एसेट को क्रेडिट किया था, तो आज ग्रांट के जाने पर एसेट को वापस डेबिट करना पड़ेगा। मशीनरी को 250 से डेबिट कर दो, ठीक है। अच्छा अब अगली बात, ये देखते ही हमें पता लग गया कि ओए होए होए, एक 250 रुपए का एसेट, समझो यूं समझो, एक 250 का एसेट था जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था समझो, और डेप्रीशिएट भी नहीं हुआ था। कितने साल डेप्रीशिएट नहीं हुआ था? 2 साल नहीं हुआ था। तो अब फिर इसको मजीद डेप्रीशिएट करना है, पिछले सालों को जाके छेड़ना नहीं। अगेन ऑप्शन है, ये तो ऑप्शन था ना पीछे अकाउंटिंग में, ऑप्शन था कि एसेट में से नेट कर लो या अलग रखो। तो रीपेमेंट की अकाउंटिंग वही है, एस्टीमेट चेंज वाली अकाउंटिंग करो। 6 और 7 को छेड़ने की जरूरत नहीं है, 8 में ही खड़े होकर आप आज अब एक जुगाड़ करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक के अंदर ये आपको फिक्स एसेट की रेक्टिफिकेशन सिखाऊंगा ना जब इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसके अंदर भी ये जुगाड़ दोबारा बात करेंगे इसके ऊपर कि भाई देखो एसेट बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी। सोच के बताओ, एसेट के बढ़ने से डेप्रिसिएशन ने भी बढ़ना ही है। लॉन्ग कट क्या है, दिमाग में सोचो, मुश्किल एडजस्टमेंट ना, सोचना मुश्किल हो जाता है कि पिछले 2 साल में एसेट डेप्रिशिएट नहीं हुआ था क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो डेप्रिशिएट नहीं हुआ था, डेप्रिशिएट नहीं हुआ था तो आज डेप्रिशिएट करो, डेप्रिशिएट करना है तो एक्सपेंस डेबिट करो। आसान क्या है, एसेट बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन भी बढ़ा दो। डेप्रिसिएशन बढ़ाने की एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और अगली बात सुनना जरा ध्यान से, एक छोटी सी कैलकुलेशन सिर्फ करनी है। इस 250 को उठा लो, ठीक है, इसी 250 को उठा लो और इसको डेप्रिशिएट कर लो। आप कहोगे जी 250 समझो नहीं रिकॉर्ड हुआ था, तो आज उसकी डेप्रिसिएशन करनी है। लाइफ इसकी कितनी थी टोटल, ये 4 ही कर लो, मल्टीप्लाई कर दो इस सवाल में 2 से,
ये 1.5 भी हो सकता है, ये 1.25 भी हो सकता है, ये 1.25 भी हो सकता है। जरूरी तो नहीं साल के पहले दिन या आखिरी दिन ही रीपेमेंट हो रही हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे साल के दरमियान में ये रीपेमेंट हो रही हो, ठीक है, और पीछे 2 साल गुजर गए, तो हम फिर क्या करेंगे, हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ठीक है ना। सादा बात, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट पे खड़े होकर आपने ये देखना है कि रीपेमेंट के दिन और उसके आने के दिन में कितना फासला है, बस उससे मल्टीप्लाई कर देना, इतना ही सिंपल है जी। नहीं बेटा, पिछले साल से रेक्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि 2006 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलेंगे और उसके अंदर उस साल का एक्सपेंस 62.5 उधर रिकॉर्ड करेंगे, फिर 7 की फाइनेंस स्टेटमेंट्स ओपन करेंगे, 62.5 वहां पे जाकर रिकॉर्ड करेंगे। यानी पिछले साल के फिगर्स को छेड़ रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम पिछले 2 साल के एक्सपेंस को तीसरे साल के अंदर वहां पर बढ़ा कर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है जी। 125 यही एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ था, आज ये पूरा हो गया, ठीक है। और अब एसेट को वापस 250 पे ले गए हो ना, अब चाहो तो आपकी मर्जी है, आपको जी वो पुराना 250 डिवाइड बाय 4 और ये नया 250 जो आ गया इसको रिमेनिंग लाइफ करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो वो फिर कहानी पता नहीं कहां पे जा रही है। आप सिंपल ये देखो कि जी एसेट जो है वो 500 पे वापस चला गया, ठीक है ना, क्योंकि पिछले 2 साल का इंपैक्ट तो आपने इस एंट्री में निकाल दिया। ये रकम जनवरी पे भी कभी कोई एंट्री हुई थी, कभी साल के पहले दिन भी डेप्शन की एंट्री हुई थी। दरअसल ये हमने प्रायर पीरियड्स प्रीवियस ईयर्स की डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट निकाल दिया, ठीक है। अब नॉर्मल कर लो, आपको बस दिया वो तो एसेट वही था हमारा जो 500 का होता, ठीक है ना, 500 पे तो चला गया एसेट, तो 500 का होता तो 4 साल के हिसाब से 125 डेप्रिशिएट होता हुआ आ रहा होता, ठीक है ना। तो ये आपने 125 इस साल की सही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली, और वो जो ऊपर वाला 125 है वो पिछले 2 साल में जो कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी उसका इंपैक्ट आपने साल के पहले दिन खड़े होकर दे दिया, ठीक है। अगले साल में तो कख भी नहीं होना, हाँ डेप्रिशिएट तो होना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 125, ठीक है। चलो नजर आ रहा है भाई, सही। अच्छा अब जी इधर देखें जरा ध्यान से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनडायरेक्ट मेथड है भाई, क्योंकि इनकम ने आना ही नहीं। पहले 2 साल में एक्सपेंस आता रहा, हिला ले तू, हिला ले, 62.5 का एक्सपेंस आया, फिर 62.5 का एक्सपेंस आया था, और फिर मैं अलग से लिख रहा हूं डेप्शन एक्सपेंस प्रीवियस ईयर्स वाला, ये 125 आपने पिछले साल में जो कम हुआ था वो चार्ज किया, बाकी आगे फिर इस साल की डेप्रिसिएशन और एसेट फुली डेप्टेड होना है। देखो ना भाई, एक्सपेंस समझ आ रहा था यहां पर, ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में कितना गया है, 62.5, ये देखो 62.5, ठीक हो गया। फिर आपने रीपेमेंट के दिन खड़े होकर हो इतनी डेप्शन पिछले 2 साल में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इसको भी आज आप रिकॉर्ड कर लो X5 में, एक्स या किधर जा रहा है यार, अच्छा ये हुआ था जी X8 में, ये प्रीवियस 2 इयर्स की शॉर्ट डेप्रिसिएशन थी, आपने रिकॉर्ड कर ली। अब एसेट वापस पहुंच चुका है अपनी जितने पर था उतने पे, ठीक है ना, 500 पे चला गया, लेकिन उस 500 में से ये 62 और 125 यानी 250 तो डेप्रिशिएट हो गया ना, तो रिमेनिंग तो 250 ही रहेगा ना, तो 250 को रिमेनिंग लाइफ पे कर दो यार। अगर 500 से ये समझ नहीं आ रही है आपको, अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं हो रहे ना, 125 500/4 करके क्यों लिखा है, तो आप इसको 250/2 करके भी लिख सकते हैं 125। क्या कहेंगे आप यूं कहेंगे जी 500 पे एसेट पहुंच गया है, लेकिन चेंज इन एस्टिमेट की तरह से चलना है ना हमने, ठीक है, 500 पे पहुंच गया है तो 250 तो इसमें डेप्सिट हो चुका है, बाकी 250 को रिमेनिंग लाइफ पे कर दो अगर इस पे कंफर्टेबल नहीं, ठीक है। तो उसके बाद फिर रिमेनिंग लाइफ में ये 125 की डेप्शन आ रही है, आप इसको टोटल करके देखोगे तो 500 ही बनेगा, क्योंकि एसेट तो 500 का ही था ना, ठीक है। अच्छा उसके बाद जी देखो कोई इनकम कोई नहीं आ रही थी, फॉरफिट एक्सपेंस भी नहीं आया था इसमें, ठीक है। बात करते हैं जी आपके एसेट की, तो गवर्नमेंट उसमें डेफर्ड ग्रांट ने तो आना नहीं है, इसमें जरा देख लेते हैं। X6 एसेट आया 500 का, फिर एंट्री हुई 250 से, बोलो नेट हो गया। अब साल के एंड पे ये एंट्री पड़ी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 62.5, बताओ कितना है, 187.5, समझ रहे हो। फिर X7 आया, X7 में अब 187.5 से मैंने कहा था चल पड़ा करो, फिर 62.5 की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट की एंट्री आ गई, 125 पे आया हुआ था, और फिर X8 आ रहा है जी। अब इसमें 125 पे पड़ा था, आज 250 से बढ़ाया, ये मशीनरी बढ़ गई,
ठीक है, 250 से बढ़ाया और फिर इसी दिन 125 से कम भी करना पड़ा, डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट जो था, तो उसकी एंट्री ये पड़ी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो ये देखो वापस कितने पर चला गया, फिर 250 पे चला गया। तो मैं ये कह रहा था कि 250 है और रिमेनिंग लाइफ इस दिन आप साल के एंड पे 2 साल इस दिन ही चेंज एस्टिमेट करना ले लोगे तो ठीक है, तो आप क्या कहोगे जी, ये 250 रह गया और रिमेनिंग लाइफ 2 साल है, तो इसको 2 साल पे डेबिट करना था, तो इसलिए फिर आपने 125 की एंट्री फिर की। 125 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये बच गया 125 और X9 पर 125 बचा पड़ा था और वो भी क्या हो गया, डेप्रिशिएट होकर ये एसेट फुल्ली डेप्रिशिएट। ओहो, यहां पे लिखना था -125, ये हो गया 0। ठीक है, कर लीजिए नोट। ये सबसे टेक्निकल चीज बच्चों को लगती है वैसे मेरे ख्याल से। हाँ बताओ क्या 2008 में, पता है 2008 में ये भी एंट्रीज भी हुई पड़ी हैं, उसमें काफी सारा भी है, यहाँ पे एक्सपेंस भी है, यहाँ क्या चीज 2008 में। अच्छा, बैलेंस शीट में ये फिगर समझा दें भाई। देखो 125 पर ये पड़ा हुआ था पिछले साल के एंड में, सॉरी 187 पर, हाँ नहीं 125 पर पड़ा हुआ था। अब साल, ये 8 का साल है, साल के पहले ही दिन 250 हमने ऐड किया क्योंकि रीपेमेंट हो गई। ये कितने पे पहुंच गया, यहां बताओ जरा, 375 पे। फिर इस दिन हमने कहा ओहो पिछले 2 साल में डेप्रिसिएशन शॉर्ट चार्ज हो गई थी 125 की, तो 125 से कम हो गया, आज ये कितने पे आ गया 250 पे। ये 250 ने अब रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिसिएट होना था, तो 25 से 125 2 साल पे डेप्रिसिएट हो गया, तो इस साल की डेप्रिसिएशन आई, ये एंट्री सामने हुई पड़ी। ठीक है, अगर भाई ये समझ नहीं ना आ रहा ये, तो ऐसे भी कर सकते हो, आप यूं कहो जी 250 पे एसेट था, ये लिख लो ना ऐसे जैसे मैं वहां पर वर्किंग की थी। तो 500 में से आपने कहा जी 500 में से कितना निकल चुका था, 125 निकल चुका था आज तक, ये पड़ा हुआ था इस वक्त 375 पर। तरतीब से चलोगे तो तो आप यूं कहोगे जी 500 में से 250 निकला था, ठीक है, ये रह गया था 250 में से 62.5 निकला और 62.5 निकला, ये पड़ा हुआ था हाँ 25 पे। फिर हमने इसमें 250 ऐड किया और 125 माइनस भी कर दिया, ये 250 बच गया। फिर इसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो 125 माइनस हो रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल में ना ही लिखो, अच्छी वाली समझ आ रही थी वो बात है ना। अच्छा जी, मैंने एक ट्राई की लेकिन मैंने खुद ही रहने दिया। जी बेटा जी, ये मुश्किल क्या इसमें लगा आपको, बताओ ना, मुश्किल क्या लगा, उसको आसान कर लेना किसी और तरीके से। मुश्किल क्या लगा आपको, क्या मुश्किल लगा इसमें? ये ज़हन में मुश्किल बनाओगे तो ये सारी जिंदगी मुश्किल रह जाएगा। मुझे ये बताओ इसमें मुश्किल क्या लगा। आज ही उसको समझ लग जाने वाली चीज मुश्किल नहीं होती है, जो समझ आ गई है वो मुश्किल तो नहीं है ना, फिर उसको बस 1-2 बार करने की जरूरत होती है। जी बिल्कुल जी। थर्ड ये वाली, ये बेटा हमने कल ये बात की थी कि हमने लायबिलिटी रिकॉर्ड तो कर ली एक दफा, लेकिन एसेट सीजल स्टैंडर्ड ने कहा था कि ऑप्शन है कि एसेट की कॉस्ट में से इसको नेट कर लो, तो हमने वो लायबिलिटी को डेबिट करके मशीनरी को क्रेडिट कर दिया। अब हमारी मशीनरी 500 की बजाय 250 पे नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, 5 से 7 मिनट में ही उनको डिस्कस करना है। पिछली क्लास में भी ऐसे ही किया है। अगर खामोश हो जाएंगे आप लोग तो वो 5 से 7 मिनट में इफेक्टिवली हो जाएंगे और क्लास के बाद डिस्कशन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर खामोश नहीं होंगे तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा। बेटा एसेट की कॉस्ट को ना छेड़ें तो आप बताएं क्या करें, आप बता दें क्या करें। बेटा एक्सपेंस में डाल ही दिया है हमने, लेकिन शॉर्ट डेप्रिसिएशन से। हमने नियत करके ये 2 नंबरी नहीं की होगी, हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम इसको अनब्रोकन पीरियड के लिए नहीं चलाएंगे। ठीक है ना, उसकी नियत पे शक ना करें। इसलिए तो एस्टीमेट चेंज की बात कर रहा हूं कि एस्टीमेट चेंज है। डिस्क्लोजर्स की बात कर लेंगे इंशाल्लाह। मैंने गवर्नमेंट ग्रांट डिस्क्लोजर्स की बात नहीं की अभी। अंग्रेजी में 2-3 बातें लिख के बतानी होती हैं और कुछ नहीं। अच्छा जी, अब 2 छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स। नॉन मॉनिटरी की एग्जांपल आपको दी थी थोड़ी देर पहले, पेज नंबर है जी 220। मादरत के साथ ये एग्जांपल्स तो मैंने डाल दी थी। आईटी की बुक में ना सिर्फ इसकी अंग्रेजी में 2-2 लाइनें लिखी हुई थी, तो ये एग्जांपल मैंने डाल दी थी, लेकिन सोल्यूशन भी साथ ही डाल देना चाहिए था, वो बस ज़हन से निकल गया उस वक्त। तो सोल्यूशन अभी क्लास में लिख लेंगे तो फिर अगली बार मैं डाल दूंगा। फिलहाल आप यहीं पे नोटबुक पे अगला सफ़ा खाली है, उस पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब सुन लें,
सफ़े खड़काने की बजाय सुन लें प्लीज। मैंने आपसे अर्ज किया कि गवर्नमेंट ने कहा क्या करना है, हमने कहा जी फैक्ट्री लगानी है इधर। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, यहाँ पर ये ज़मीन हमारी इतनी एकड़ पड़ी है, इसको आप लें और इस पर बिल्डिंग बना लें। ठीक है, जैसे भाई से बहस भी हुई थोड़ी मेरी स्टार्ट में कि ये बिल्डिंग की मद में लैंड दिया है ना, तो इसलिए लैंड तो डेफिसिट होता नहीं है, क्या करें आप। तो मैंने कहा बिल्डिंग के बनने का इंतजार करो। खैर वो बात और कर रहे थे, चले उसी मद में ये बात आ गई। ठीक है ना, कि लैंड उन्होंने दे दिया, ग्रांट के तौर पे है। ठीक है, अब इसका करें क्या। अब गवर्नमेंट ने पैसे नहीं लिए। पहले क्या था, एसेट खरीदना है, हाँ जी खरीदना है, कितने का जी, 100 रुपए का, 50 ले लो। अब कैश आता था, हम अकाउंटिंग कर लेते थे। आज क्या हो रहा है, हमने कहा क्या करना है, हमने कहा जी फैक्ट्री लगानी है, उन्होंने कहा लैंड ले लो। अब लैंड तो डेबिट हो गया। सुनो सुनो सुनो, अगर मैं मिटा लूं फिर दोबारा लिखें। ठीक है, अब लैंड तो डेबिट हो गया और गवर्नमेंट ने कोई पैसे नहीं लिए या ऐसे ही नॉमिनल से अमाउंट ले ली। 50 लाख की जमीन थी, गवर्नमेंट ने कहा 5,000 दे दो, बस एक चलान फॉर्म भर दो कि जमीन आपकी। तो स्टैंडर्ड ने कहा 50 लाख की जमीन है, 5,000 में मिल रही है, कोई बात नहीं, आप चाहो तो नॉमिनल वैल्यू पर ही उसे रिकॉर्ड कर दो। नॉमिनल वैल्यू वही 5,000 जो आपने दिया है। तो आपने एक एंट्री पास की, लैंड डेबिट, कैश क्रेडिट, और कोई जिक्र ही कोई नहीं कि आपको कोई ग्रांट मिली है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, ये बात समझ आई है। नॉमिनल अमाउंट पे क्या, और भाई 50 लाख की जमीन है, 5,000 मिल रही है, तो 5,000 वो नॉमिनल अमाउंट जो आपने पे की है। ऐसे ही होता है, थोड़े से पैसे दे गवर्नमेंट ने तो चलो चलान भर दो, थोड़ी सी लीगल फीस थोड़ी सी होती है, चलान भर दो, चलो जी कागजी कार्रवाई होती है, वो चलान भर के जमा करा दें और ये जमीन आपको अलॉट हो जाएगी। थोड़े से पैसे दे दिए, तो गवर्नमेंट ने ये नॉमिनल अमाउंट ली, स्टैंडर्ड ने कहा इसी पर ही रिकॉर्ड कर दो लैंड, कोई मसला नहीं है, कर लो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन स्टैंडर्ड ने क्या कहा, नहीं नहीं, अगर चाहो तो फेयर वैल्यू पे भी कर सकते हो। ठीक है, अब फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, तो फिर लैंड आपका है 50 लाख का। ठीक है, कैश आपने पे किया सिर्फ 5,000, तो बाकी कितना बनता है, बोलो बोलो। ये क्या है फिर, इनकम नहीं, आज डेफर्ड ग्रांट। अब ये जिस एसेट के लिए, जिस काम के लिए मिला, नॉर्मली बिल्डिंग के लिए मिलते हैं। ठीक है, सवाल बताएगा जो बेसिस भी होंगी। ठीक है, बिल्डिंग इस पे कंस्ट्रक्ट होगी, जैसे जैसे वो बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी वैसे वैसे ये ग्रांट इनकम में जाती रहेगी। असल में यहां पे वो सोल्यूशन होगा जो आपकी एग्जांपल में, तो मैं वही लिख लेता हूं। ठीक है, वही लिख लेता हूं। चलो जरा एग्जांपल पढ़ो, अपनी एग्जांपल पढ़ो, छोटी सी एग्जांपल है जी, एग्जांपल पढ़ो जल्दी से, तब तक मैं ये जरा इसको मिटा लूं जी। जल्दी से एग्जांपल एंट्रीज करो, दोनों तरह से करो 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 करो, खुद ही करो ये काम। बेल वाले सवाल में ये कॉन्सेप्ट सारे ही टेस्ट होने इंशाअल्लाह हैं, इतने इतने ही, हर दफा इतना इतना ही पढ़ाया जाता है इनको। तो ऐसे समझ लें बस आपके साथ जो है वो फ्रॉड हो गया, इतना ही पढ़ा के आपको बेल वाला सवाल पर्चे में आ गया। ठीक है ना जी बच्चों, नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स में एग्जांपल 8 है, ऊपर वाली अंग्रेजी पढ़ लेना बाद में। गवर्नमेंट, ये होमवर्क है आपको, ऊपर वाली अंग्रेजी पढ़ना, 4 लाइनें। आई के अपने सिर्फ यही अंग्रेजी लिखी हुई थी, छोटी सी एग्जांपल डाल के आपको सिर्फ समझा रहा हूं मैं। गवर्नमेंट ग्रांटेड एंटिटी एंड एसेट, वी पेड अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 2,000, हाउएवर फेयर वैल्यू इज 5,000। हाँ भाई, पहला ऑप्शन 2,000 से लैंड डेबिट और कैश क्रेडिट कर दो। ठीक है, बस 2,000 मिनट। दूसरा ऑप्शन, फेयर वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो इसको 50,000, कैश तो गया सिर्फ, बाकी 48,000 आपकी लायबिलिटी। आज ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे भी एसेट डेप्रिशिएट हो वैसे वैसे इसको अमोर्टाइज करते हैं ना। अगला ट्रीटमेंट सेम ही है, सिर्फ ये वाली बात यहां पे डिफरेंट थी, गवर्नमेंट ने नॉन मॉनिटरी एसेट दे दिया, ऐसे नहीं कोई एसेट ही उठाकर दे दिया। तो दो वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो या फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर। लैंड डेफिसिट नहीं होता, लैंड डेफिसिट नहीं होता, कोई और बेसिस बताएगा, वरना नॉर्मली लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनेगी तो उस बिल्डिंग की डेफिसिट के साथ साथ इसको कर लेंगे। सवाल तो करो कल वाला, ट्राई तो करो, फिर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑल दीज ऑप्शंस। ओके, क्या हो सकता है यहां पे, जो समझ आ रही है बात लिखी हुई है, बाकी जो हो सकता है कल सर ने शक्ल दिखा दी है, 2 से 4 मिनट में ये बात करनी है। नेक्स्ट थिंग, बेटा बातें मत करें, देर होने पर आपका ही नुकसान है, प्लीज बिल्कुल खामोश रहें, मैं सॉल्यूशंस की पिक्चर एंड पे दे दूंगा। लोन्स विद मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इसकी अकाउंटिंग सीखनी हो तो IFRS 9 का नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
जो कि आप लोगों के पास नहीं है। इसलिए अच्छा जी अभी नहीं है, इसलिए आपने इसकी अकाउंटिंग नहीं सीखनी, ये अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा जस्ट, ठीक है, एक दफ़ा पढ़ लीजिए, कल मैं समझा दूंगा। जो समझाने वाली बात है वो इससे ऊपर है। फॉरगिवेबल लोन, बड़ी ही आसान ट्रीटमेंट है इसकी, सुनिएगा। गवर्नमेंट ने एक लोन दिया और लोन देकर कहा अगर आपने फलां फलां, भाई ये दरवाजा जिसने खोला हुआ या अंदर आ जाए या बाहर, सर है सर जी मैं 2 से 3 मिनट में छोड़ रहा हूं, ये करके खत्म। अच्छा सुने, गवर्नमेंट ने कहा कि आपने ये कंडीशंस मीट कर दी तो आपको ये लोन माफ कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने एक लोन दिया 1 लाख रुपए का 1 जनवरी 2001 पर, ठीक है, और कहा अगर आपने कंडीशंस को मीट कर दिया, फलां फलां कंडीशंस गवर्नमेंट ने बताई होती हैं, सवाल नहीं बताता बल्कि वो कहता है ये कंडीशंस कही थी वो मीट हो, ठीक है, तो 40% इस लोन का माफ और इंटरेस्ट इसमें 10% है एनुअल। कहता है ऑप्शन ए में जनरल एंट्रीज पास करो अज्यूमिंग जिस दिन लोन आया उसी दिन फटाफट उन्होंने सारी कंडीशंस मीट कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब 1 जनवरी X1 पर आपको कैश कितना आया 1 लाख, इसमें से लोन कितना है, लोन अब है 50,000 सॉरी कितना फॉरगिव कितना का 40, लोन कितना है 60,000, क्योंकि सारे का सारा आज ग्रांट इनकम, क्यों सारी कंडीशंस मीट हो गई। ये इसी तरह से ही है, इसके लिए कोई एसेट डेप्रिशिएट नहीं करना आपने। अब ये रेंट पे जाओगे आप तो अच्छा अलग अलग करना है, अलग अलग कर लो, मैं जगह ऐसे छोड़ी हुई है, अलग अलग ही कर लेते हैं। चलो 1 लाख, जरा स्टेप बाय स्टेप। 1 लाख लोन आया और इसी दिन आपको रीपेमेंट मिल गई। सर सिर्फ 2 से 3 मिनट चाहिए होंगे बस सर, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सर, सिर्फ 2 से 3 मिनट, सिर्फ ये आखिरी बात है। लोन डेबिट सर 5 मिनट तो मुझे टेंशन दे के लेट करा देते हैं मैं हाँ वही तो कह रहा हूं, पिछले 5 मिनट से तो मुझे पढ़ाया नहीं जा रहा कि सर गणे आके मैं बात करता हूं सर जी। लोन डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से जी 40,000 से, जो फॉरगिव हो गया वो इनकम, ठीक है। और साल के एंड पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट करते हुए आप कहोगे जी लोन ही कितना है 60,000, कितना परसेंट है 10%, पूरा साल ही है 60,000 लोन, लाख पहले ही दिन, बाकी तो लोन फॉरगिव हो गया था, माफ कर दिया तो उन्होंने, तो 6,000 रुपए, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में वो कहता है बी ऑप्शन में कि कंडीशंस 30/9 को जाकर इन्होंने मीट की, तो जिस दिन लोन आया था वो 1 लाख का लोन था, ठीक है, पूरा साल नहीं तो 9 महीने तो 1 लाख ही लोन रहा, 30/9 को फॉरगिवनेस हुई तो ग्रांट इनकम, ठीक है, कितने से 40,000 से, ठीक है। और अब जब इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट करते हुए आपको 1 लाख पूरे साल नहीं तो 9 महीने पर तो इंटरेस्ट मिलेगा, और बाकी के 3 महीने 40,000 माफ हो गया, तो 60,000 का 10% इंटू 3/12, आंसर इज 9,000, ठीक है जी। इसकी पिक्चर लें, होमवर्क में पहले लिख चुका हूं। अल्लाह हाफिज।